हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PWBSc वाला। आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का सिलेबस, बीएससी का फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का सिलेबस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और वेबसाइट पर जब हम जाएंगे तो आप जाओगे एकेडमिक्स में यूजी और CCF। बेसिकली ये आपका सिलेबस है, न्यू करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंडर। और जब सिलेबस आएगा हमारा 4 ईयर का, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे फिजिक्स, इसके नीचे जब आपको मिल जाएगा 38 नंबर पर फिजिक्स का सिलेबस है। और अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो है आपका सिलेबस, देखो। ठीक है, तो इस सिलेबस के अंदर देखो, जो आपका सिलेबस है इस यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं बेसिकली आपके। एक तो बेसिक फिजिक्स 1 रहने वाला है, बेसिक फिजिक्स 1। और इसके साथ में है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ प्लॉटिंग। तो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिर्फ डील कर रहे हैं बेसिकली किन चीज़ों के साथ, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि टूल्स, यानी कि जिसके थ्रू आप आगे की फिजिक्स पूरी समझ सकते हो आसानी से। तो इस सिलेबस के अंदर बेसिकली वही इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि सेमेस्टर 1 के अंदर PHSDSCC इसका कोड है, और PHSSEC ये इसके कोड है बेसिकली। तो बेसिक फिजिक्स 1 पे अगर मैं सिलेबस बात करूं, तो जो बेसिक फिजिक्स है आपका, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। बीएससी फिजिक्स का जो सिलेबस है आपका, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अंदर आपका एक जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं आपका किससे, मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। और इस सिलेबस के अंदर जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बिल्कुल बेसिक से, कि स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक बढ़ते जाना है। एसआई यूनिट्स ऑफ द सिस्टम, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, प्लॉटिंग ऑफ द फंक्शंस, यानी कि आपका ग्राफ्स कैसे होंगे भाई, एक्स का, जब आप एक्स स्क्वेयर का 1/x² का, या फिर एक्स क्यूब का 1/x³ का, मॉड ऑफ एक्स का, इन सब के ग्राफ्स कैसे होंगे, सारा का सारा डिस्कशन स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल बोथ कार्टेशियन एंड पोलर लिमिट्स। बहुत ही एडवांस सिलेबस है बेसिकली। अगर मैं देखूं जितना भी यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस स्टडी किया है, उनमें से सबसे एडवांस जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का है। क्योंकि बेसिक से आइडिया अबाउट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, टेलर सीरीज, वन वेरिएबल, बाइनोमियल सीरीज, जो यानी कि जितना भी बेसिक्स हमें चाहिए, जितने भी टूल्स हमें चाहिए, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ टूल वाई, क्योंकि उसके थ्रू हम आगे की फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो जितने भी टूल्स बनते हैं हमारे फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक के, वो सारे के सारे फर्स्ट ईयर में बेसिकली कवर हो रहे हैं यहाँ पर। सेकंड यूनिट जो रहने वाली है मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, देखो इसी एक कोर्स के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐड है। एक मैथमेटिकल फिजिक्स है ए पार्ट, और जो बी पार्ट है वो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स है। यानी कि कहीं ना कहीं 2 चीजों को मर्ज करके एक सिलेबस बनाया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि कैलकुलस ऑफ फंक्शन है, मोर देन वन वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव्स है। पार्शियल डेरिवेटिव्स का कहाँ यूज करते हैं, जब आपका कोई भी मैं फंक्शन कहूं, जैसे टेम्परेचर T है, ये x y और z कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर स्मॉल चेंज इन एनी कोऑर्डिनेट होगा, तो उस केस में हम बेसिकली किस पे जाना पड़ेगा, हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स पे जाना पड़ेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर यूनिट 1 के अंदर है, प्रीलिमिनरी के नाम से दिया गया, यानी कि पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। जब ये बेस क्लियर होगा तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। सेकंड यूनिट जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली विदाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। कि जहां पर भी आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस आएगा, है ना, वो वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही हम बेसिकली इसको डील करते हैं वहां पर। तो तभी इसमें देखो कि इसी यूनिट के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन एज एन एग्जांपल। मतलब मेन कोर यूनिट नहीं डाली है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। और
एक एग्जाम्पल की हार्मोनिक मोशन के लिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद वेक्टर्स, बट वेक्टर्स में एक बड़ा सरप्राइज है। क्या? देखो, डॉट क्रॉस तो सब पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सभी यूनिवर्सिटी का पार्ट रहेगा। बट यहां पर क्या है कि यूजिंग लेवी-सिवेटा नोटेशन के थ्रू, लेवी-सिवेटा जो सिंबल है उसके थ्रू हमें इसको डील करना है। अब ये वाले जो सिंबल नोटेशन है ये क्या होती है मैं अभी बताऊंगा, बट ये वाली जो नोटेशन है बेसिकली जनरली यूज होती है आपकी कहां पर, जब आपको टेंसर्स लिखने हो, जब आपको टेंसर वगैरह लिखने हो तब ये जो है लेवी-सिवेटा वाली जो है सिंबल्स ये यूज होते हैं, वो अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये नई चीज होती है। एक ऐसा ऑपरेटर जो कि क्या है आपका वेक्टर ऑपरेटर है, जिसको हम लिखते हैं डेल से, और ये कहीं ना कहीं क्या बता देगा, ये क्या होता है बेसिकली, जो आपका इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छुपा होता है वेक्टर वाली फील्ड, यानी कि आई, अगर स्पेस का मैं यहीं पे लिख देते हैं हम, जे डेल बाय डेल प्लस में के वेक्टर डेल बाय डेल जेड। तो इस तरह की नोटेशन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसके आगे जब भी हम अप्लाई करेंगे कोई ऑपरेटर तो वो उसके ऊपर ऑपरेट करेगा, तो यानी कि वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं स्केलर को भी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को अगर हम स्केलर पर लगाते हैं, यानी कि अगर इसको हम ऑपरेट कराएंगे किसी स्केलर पर, तो वो क्या होता है ग्रेडियंट, और इसी को अगर हम ऑपरेट कराते हैं किसी वेक्टर पर दो तरीके से, या तो डॉट प्रोडक्ट से, जब डॉट प्रोडक्ट से कराएंगे तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, और अगर इसको मैं करूं कर्ल मेथड वाले तरीके से अप्लाई, तो उस टाइम पे क्या इसको बोल देंगे हम कर्ल। तो यहां से फिर शुरुआत करके सारा एक फॉर्मेट चेंज करने के बाद, यानी कि फिर बढ़ते हैं आगे इस सिलेबस के अंदर, तो देखो सोलिनोइडल एंड इररोटेशनल वेक्टर फील्ड वो यहीं पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सोलिनोइडल वेक्टर्स यानी कि नो सोर्स एंड नो सिंक, डाइवर्जेंस जिसका जीरो हो जाए बेसिकली, इररोटेशनल जिसका कर्ल जीरो हो जाए, है ना, कर्ल क्या शो करेगा, रोटेशन कहीं ना कहीं। तो इसकी सिंपल स्टेटमेंट प्रूफ और सिंपल सा डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो और सरफेस को लाइन इंटीग्रल में यूजिंग दिस थ्योरम्स, है ना। उसके बाद आपका आता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि प्लेन पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, यानी कि जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, है ना, वो सारा का सारा इसमें है आपका। उसके यूनिट वेक्टर, रोल्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर, सरफेस वॉल्यूम एलिमेंट। इसके बाद जब आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में कमांड अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद फिर बढ़ दें इसी के अंदर, कोर्स के अंदर आपका बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है आपका रिव्यू ऑफ न्यूटन्स लॉ, क्योंकि शुरुआत मैकेनिक्स की कहां से होगी, ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ से होगी। तो कंसेप्ट्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम, फोर्स एंड मास, देन गैलीलियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। गैलीलियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आएगा तो समझ जाना कि क्या हम थोड़ा सा पार्ट, यही सेम पार्ट आपका कहां पे रहता है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला पार्ट रहता है उसका, बट ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे किसी यूनिट में डिस्कस कर रखा होगा उन्होंने। फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑब्वियसली लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सारा का सारा जो है इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आ गया, क्यों, इसी की यूनिट के अंदर डाल दिया इन्होंने। उसके बाद देखो पोटेंशियल के लिए इन्होंने एक अलग से यूनिट बना दी जहां पे कंजर्वेशन ऑफ फोर्स की बात हो रही है, और फोर्स एज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, फोर्स एज ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली यूनिट में बच्चों पढ़ चुके होंगे कौन से वाला पार्ट, वेक्टर नोटेशन, डेल का ये क्या नाम है इसका, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल वाली नोटेशन। तो वहीं से बेसिकली इसको पढ़ सकते हैं कि एज ए ग्रेडियंट की फॉर्म में स्केलर फील्ड भी लिख सकते हैं फोर्स को, कि फोर्स क्या होगा वेक्टर फील्ड को ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि उसका आउटपुट क्या होता है, जो भी आपका ऑपरेटर ऑपरेट होगा किसी स्केलर पर, इसका आउटपुट होता है वेक्टर। तो इनडायरेक्टली आप क्या बोलते हो कि किसी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड लिख सकते हैं। पोटेंशियल वाली यूनिट के बाद है आपका डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, सेंट्रल मास प्रॉब्लम जितनी भी होंगी, रिड्यूस मास, सेंट्रल मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाली यूनिट, ये वाले दोनों पोर्शन सब यूनिवर्सिटी में कॉमन है, ठीक है, ये भी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉमन है। और सेंट्रल फोर्स जब बात करेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाली यूनिट भी सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉमन है। सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से, सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी की वजह से क्या होगा, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होगा, कैलकुलेशन और ऑर्बिटल, ये सारा सेम चीज है।
स्कैटरिंग के लिए एक अलग से इन्होंने फोर्स किया है कि स्कैटरिंग आप क्या है करो, सेपरेटली अच्छे से पढ़ो। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, फिर वो एक एडवांस लेवल की बातें डिस्कस होती हैं। तो यानी कि कुल मिला के जो 4 साल के अंदर हायर फिजिक्स तक भी आपका इसी से काम चल जाएगा अगर आपने ये चीजें अच्छे से कर ली है। एक नया टॉपिक है जो कि है मैकेनिक्स ऑफ क्वांटिनम, जो यहाँ पर डाला गया जिसके अंदर काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स की बात की गई। ये टॉपिक बेसिकली जनरली अदर यूनिवर्सिटीज के कंपेयर करें सिलेबस में तो नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। ये वाली यूनिट बिल्कुल यूनिक होने वाली है यहाँ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स वाला भी फील यहाँ पर दे दिया है। उसका रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि 4 साल का कोर्स है और रिसर्च ओरिएंटेड है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो एक एबिलिटी डेवलप हो पाए ताकि वो इन फ्यूचर रिसर्च पे जा पाए। अब रिसर्च पे क्यों जाएंगे और यूनिवर्सिटी ने ऐसा सिलेबस क्यों डिजाइन किया उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। अब देखो रिकमेंडेशन यूनिट के लिए इन्होंने अपना कुछ बुक्स के नाम डाले गए हैं, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए भी कुछ देखो स्टैंडर्ड बुक्स डाली हुई है यहाँ पर, इनको आप फॉलो कर सकते हो। कुछ अच्छी बुक्स हैं बेसिकली, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस की जब भी बात आएगी तो ऑब्वियसली एक ही नाम आएगा आपका, ठीक है। एक सेकेंड प्लीज, स्पीगल, स्पीगल की बुक होती है, ठीक है। एनीवे अब ये है पार्ट इसका। और प्रैक्टिकल्स उसकी के साथ में क्या होगा, प्रैक्टिकल का भी पार्ट रहेगा। तो प्रैक्टिकल के पार्ट में मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज, यानी कि कभी भी आपकी जब भी ग्रेजुएशन की शुरुआत होगी फिजिक्स लैब की, वो हमेशा कहाँ से होने वाली है, जहां से आपने 12th का एंड किया था। यानी कि 12th की फिजिक्स के अंदर आप स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज करते हो, और उसके बाद वेक्टर एनालिसिस यूज करोगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेटालिक सिलेंडर, रेक्टेंगुलर रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में अगेन वही सर्कुलर मोशन रहेगा आपका, एक डिस्क होगा उसके थ्रू निकाल सकते हो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मेटल, सस्पेंशन वायर बाय डायमेंशनल मेथड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो है जनरल कुछ स्टैंडर्ड इसके अंदर क्या नाम है रहने वाले हैं। इसके अंदर देखो फिजिक्स के अंदर कुछ फिक्स इन्होंने दिए हैं 5, यानी कि यही चीजें 5 के 5 एक्सपेरिमेंट सबको करने होंगे। उसका जो सेकंड पार्ट है वो है बिल्कुल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पाइथन लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। बट पाइथन लैंग्वेज से कहीं ना कहीं देखो फिटिंग डाटा फाइल्स यूजिंग जीएनयू प्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग बाय पाइथन, ये एक इसका रहने वाला है जो कि फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्टली फिजिक्स का पार्ट है। कैसे? मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर कंप्यूटेशनल फिजिक्स एक अलग पार्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के अंदर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करोगे बेसिकली, तो ये वो वाली कहानी है। तो है तो ये फिजिक्स का ही पार्ट बट इनडायरेक्टली है। तो प्रोग्रामिंग ऑफ पाइथन है। पाइथन एक लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। देखो पहले क्या थी, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन के बाद एडवांस लेवल पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो ये आई। अब इनका रीजन क्या है, क्योंकि ये इजीली सोल्व कर पाते हैं आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली। तो पाइथन को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सोल्व करनी होंगी, और उसके बाद फिर इसके साथ में क्या है, बस यही आपका सिलेबस है। यानी कि इसके साथ में लेबोरेटरी पार्ट ऐड नहीं किया गया है, ये इसी के साथ इन्होंने प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशन का एक डाल दिया है यूनिट कि डिटरमाइन वेदर द इंटीजर इज प्राइम और नॉट, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक सॉर्टिंग। अब देखो फाइंडिंग प्राइम नंबर ग्रेटर देन और लेसर देन अ गिवन वैल्यू, यानी कि जो छोटे छोटे आपके सिमुलेशंस हैं वो बेसिकली डाले गए हैं। एडवांस लेवल के जो मैथमेटिक जो फिजिक्स का पार्ट है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं डाला गया इस वाले पार्ट में, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर नजर आ रहा होगा, है ना। तो सेकंड इसके अंदर ये इसका पार्ट रहने वाला है आपका इनडायरेक्टली, मैंने बताया ना पाइथन कंप्यूटर का पार्ट हो गया, ठीक है। बट फिजिक्स वालों को भी आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसी के थ्रू सिमुलेशन होता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बच्चे को मोटिवेट कर रहा है कि आप रिसर्च की तरफ बढ़ें। तो ये है आपका बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, किसके लिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर देखो यहाँ पर जो कोर्स फ्लोट हो रहा है इसके अंदर अगर सिलेबस अंडर ग्रेजुएट बीएससी कोर्स इन फिजिक्स की बात करें जो मेजर, तो ये 2 कोर्स रहेंगे। अगर कोई इसको एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी में पढ़ना चाहता है, मल्टीडिसिप्लिनरी में पढ़ेंगे, तो उस केस में जो बीएससी फिजिक्स 1 है ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में रहने वाली है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पर देखो सेम कोर्स ही रहेगा। तो बीएससी जो फिजिक्स 1 है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जनरली यही पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल मुझे बताना चाहिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड पर्सन, दैट इज द सीवी रमन, दैट मीन्स कि चंद्रशेखरा वेंकटा रमन, चंद्रशेखरा वेंकटा रमन, सीवी रमन, जिसको मिला था एशिया के फर्स्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। और इंडिया के ओबियसली इंडिया के तो है ही है फर्स्ट पर्सन, बट ये एशिया के भी फर्स्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर। और रमन इफेक्ट जो डिस्कवरी थी 28 फरवरी 1928 को एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही बेसिकली आपका क्या है, जो ये एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल हो पाया और जिससे हमें एक नया इफेक्ट मिला था। और वो कहाँ था बेसिकली, जो एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस है, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, वहां पर सीवी रमन जी ने और उनके साथ एक एसोसिएटेड पर्सन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और रमन इफेक्ट दिया। और उस क्योंकि डिस्कवरी 28 फरवरी को हुई थी, इसीलिए नेशनल साइंस डे जो इंडिया के अंदर बनाया जाता है वो भी 28 फरवरी को बनाया जाता है। एंड सीवी रमन जी जो थे वो प्रोफेसर थे अंडर एक कॉलेज जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो इसीलिए ओबियसली एसोसिएटेड थे, मतलब एज ए प्रोफेसर जो थे किसी कॉलेज में वो टीच करते थे, जो वहां पर थे राजा बाजार साइंस कॉलेज जो था उसके अंडर प्रोफेसर थे ये, ठीक है। अब उसका नाम भी चेंज हो गया है। तो ओबियसली वन एंड फेमस पर्सनैलिटी इन फिजिक्स, जो जिन्होंने फिजिक्स को इतना ज़्यादा फेमस किया है, वो भी इस यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी से क्या थे, एसोसिएटेड थे, ठीक है। और उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं समय के कमी की वजह से मैं उनके बारे में डिस्कस किसी अदर वीडियो में कर दूंगा। बट सत्येंद्रनाथ बोस जी जिन्होंने बोस आइंस्टाइन इक्वेशन की बात की, जेसी बोस जिन्होंने रेडियो पे काम किया, मतलब फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, जितने भी एक्सीलेंट पर्सन है वो सारे के सारे एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। और हमारा जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। तो दैट्स वाई इससे ग्रेट यूनिवर्सिटी तो नहीं हो सकती बेसिकली कहें तो, इन शॉर्ट, है ना। अब मैं बात करता हूं आपके लेवी सिवेटा सिंबल्स की। देखो लेवी सिवेटा सिंबल्स क्या है बेसिकली आपके, कि जो आपका 3D में बात करूं, 3 डायमेंशन की, तो लेवी सिवेटा सिंबल्स यूज करता है एक नोटेशन। और ये नोटेशन जो होती है ये बनाती है इसको यूनिक, कि आप इतने बड़े सेटअप को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन आई जे की टर्म्स में, और इसको क्या नाम है, हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, हम इसका यूज करते हैं टेंसर कैलकुलेशन, टेंसर्स को लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए। वेक्टर डबल ट्रिपल प्रोडक्ट को हम देखो इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम सिंपल ये लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। और कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू होती है 3D के केस में +1 0 1, और ये मैंने लिखा हुआ आपको जैसे कि आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली इस नोटेशन के अंदर सारे मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना वही आपका क्या है, आपका लेवी सिवेटा सिंबल्स। तो ये इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर थोड़ा सा एक यूनिक पॉइंट है जो बाकी कोर्सेज के अंदर नहीं मिलता। वहाँ पर जनरल नोटेशन यूज करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ओबियसली नोबेल लॉरेट्स जो है जनरेट कर चुकी है बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं ओबियसली स्टैंडर्ड तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये है बेसिकली आपकी जानकारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। थैंक यू।